एग्जाम हॉल में पहले क्या वो एबीसीडी वाले सवाल आते थे तो पूछते, अब हूँ जोर हेलो कर पूछो पहले एक चौथे में की हुई नहीं वो गई पहले एक चौथे में बे। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर। तो हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बात करते हैं अपने टॉपिक की। अब हम पढ़ेंगे अपनी विज्ञान पाठ्य पुस्तक का छठा चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया कहो या रासायनिक परिवर्तन कहो, एक ही बात है। पढ़ेंगे अपन इनको अलग से, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। एक चीज यहाँ पे है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है धोखा देने वाला। हाँ, अपने यहाँ पे होते हैं ना, कहीं पर भी चले जाओ आप, ये प्रजाति अमूमन पाई जाती है जो क्या करती है, दो पार्टियों को धोखे दे के लड़ा देती है और खुद पीछे सरक जाती है। हो सकता है ये दो पार्टियों का काम बना भी दे, हो सकता है दोनों पार्टियों का काम बिगाड़ भी दे। तो इस चैप्टर के अंदर अपन इस प्रजाति का अध्ययन करेंगे और साथ में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। इसी चैप्टर के अंतर्गत अपना पहला टॉपिक आता है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। जो परिवर्तन शब्द है, इस परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव, बदलना। इन बदलावों को जो इस प्रकृति में होते हैं वह आपके चैप्टर के अनुसार कितने भागों में बांटा हुआ है? दो भागों में। एक तो है रासायनिक परिवर्तन, दूसरे होते हैं भौतिक परिवर्तन। बदलाव या परिवर्तन अपन हर जगह देखते हैं, हर वक्त देखते हैं। जीव का जन्म होता है वो छोटा सा होता है, समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। बदलाव है, परिवर्तन है। समय के साथ अपना व्यवहार बदलता है, बदलाव है, परिवर्तन है। इसी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन दो कैटेगरियों में बांट के इस चैप्टर में इनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में देखते हैं? भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन और बदलाव है जिनके अंदर पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। जैसा पदार्थ है बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। जैसे आपके पास एक बड़ा सा पत्थर दे दे, ठीक है, अब आपको एक हथौड़ी दे दी जाए और कहीं इस पत्थर को आप तोड़ो। बड़ा पत्थर था, आपने हथौड़ी ठोकी, दो पत्थर हो गए, गुण में कोई बदलाव नहीं आया, है वो पत्थर के पत्थर। आप उनको कूटते जाओ, वो टूटते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, अंत में होते होते छोटे, इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको बुरादे की तरह दिखेंगे, लेकिन फिर भी उनके मूल गुण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? भौतिक परिवर्तन। और स्पष्ट रूप से देखना चाहते हो तो मान लो कोई महिला है, अपने पीवर जा रही है, हम हम्बा के एकदम तैयार है, और जाते समय अचानक से जब बस रवाना होने वाली होती है, जाने वाले होते हैं, पतिदेव अचानक से मना कर दे कि नहीं जाना है, फिर वहाँ जो भी होगा सब भौतिक परिवर्तन में आएगा। भौतिक परिवर्तन को और गौर से देखना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुणों में सबसे पहले आती है अवस्था। पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। जैसे मान लो आपको बर्फ दी जाती है, ठीक है, बर्फ को आप सामान्य टेम्परेचर पे रखेंगे, सामान्य ताप पे, तो धीरे धीरे क्या होती है? पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो बर्फ थी किससे बनी हुई थी? H2O से, पिघल के द्रव हो गई है क्या? H2O। आप इसको और अधिक गर्म करो, द्रव से क्या बन जाए? भाप। लेकिन है क्या? H2O का H2O। इसका जो जल का एक अणु है उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ये बर्फ में भी इसी प्रकार से हैं, ये द्रव में भी इसी प्रकार से हैं, और जब ये भाप में बदल गए तब भी इसी प्रकार से हैं। फर्क कितना हुआ? फर्क केवल इतना हुआ कि जब बर्फ थी तो सारे कण एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे मजबूती से, पास पास में। द्रव थी तो थोड़े क्या हो गए? दूर दूर। दूर दूर होने से क्या हुआ? इनके बीच का जो आकर्षण बल था ठोस के समय बहुत अधिक था, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के बैठे थे। ऊष्मा पाकर के वो आकर्षण बल क्या हो गया? कम। कण हो गए दूर दूर, जिसे इसका आकार क्या हो गया? अनिश्चित। और ये फलस्वरूप किस रूप में हो गई? द्रव के रूप में। और अधिक गर्म किया तो इसके कण क्या हो गए? और दूर दूर हो गए। और दूर दूर होने से जो अपन को द्रव के रूप में दिख रहा था वो किस में बदल गया? गैस के रूप में। लेकिन है तो जल का जल ही।
इस प्रकार के जितने भी परिवर्तन आपको दिख जाए सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, ये भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी प्रकार के होते हैं। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि बर्फ से पानी बना, आप उसकी ऊर्जा को वापस घटाइए, उसके तापमान को वापस कम करिए, अर्थात कारक दीजिए इसको फ्रिज में, वापस से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगी। अस्थायी हुआ ना। नए पदार्थ का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है, पदार्थ बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। आप पानी में शक्कर को घोल दीजिए, शक्कर ली, पानी में डाला, थोड़ी देर तो शक्कर दिखेगी, फिर धीरे धीरे शक्कर पानी के अंदर क्या हो जाती है? घुल जाती है, मतलब गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों है भौतिक परिवर्तन? क्योंकि इसमें शक्कर का अणु जल के अणु से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता। वह घुला जरूर है, वह टूटा जरूर है, छोटा जरूर हुआ है, इतना सूक्ष्म हो गया कि वो अपन को दिख नहीं रहा है। वो पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें जाके घुस गया, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन उसने पानी के अणु के साथ कोई क्रिया नहीं की। अर्थात भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें नए रासायनिक बंधों का निर्माण नहीं होता। रासायनिक बंधों के निर्माण का मतलब है कि यदि आप दो परमाणु, दो अणु, दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं और उनके अणु आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया करके जुड़ जाए, ठीक है, रासायनिक बंध पढ़े थे आपने 9वीं क्लास में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं ना इस प्रकार के। तो ये इस प्रकार से यदि कोई क्रिया नहीं होती, अर्थात दो पदार्थों को आपस में मिला दिया आपने, वो पदार्थ मिल भी गए लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनाया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का कोई स्थानांतरण उन्होंने नहीं किया। जब तक इलेक्ट्रॉनों के लेन देन वगैरह की ऐसी कोई घटना नहीं होती है तब तक अपन उस परिवर्तन को किस नाम से जानेंगे? भौतिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट कौन सा आता है? रासायनिक परिवर्तन। यदि अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन को ही मैंने कहा अपन किस नाम से जान जाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जान लेते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन की सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी ये परिवर्तन होगा, जब भी इस प्रकार की घटना घटित होगी, तो वहां पे क्या बन जाते हैं? नए पदार्थ बन जाते हैं। और जो नया पदार्थ बनेगा ना, उसके गुण पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होंगे। इस प्रकार का यदि कहीं पर भी आपको कोई भी बदलाव दिख जाए, समझ लो वो सीधा का सीधा किस प्रकार का परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अब रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है? मैंने कहा जब भी आप दो पदार्थों को मिलाएंगे, वो पदार्थ मिलते ही उसके परमाणु जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे। हो सकता है अपन ने जैसे मान लो दो पदार्थ मिलाए ए और बी, तो ये बी ए को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ए बी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे एक नया पदार्थ बन गया। अपन मान के चलते वो पदार्थ कौन सा बना है? सी। अभी जो सी पदार्थ बनेगा ना, इस सी पदार्थ के गुण इन दोनों से अलग होंगे, एक नया पदार्थ बन गया। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होगी उन सबको अपन किस नाम से जानेंगे? रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। अपने दैनिक जीवन के अंदर भी कई सारे रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं और आप उनको हमेशा नोटिस भी करते होंगे। देखना आप कभी भी अपने घर में कहीं को बर्तन हुए, उसमें छाछ डालो खाटा, फिर उसको क्या करते हैं? वो साफ करते हैं, तो बर्तन एकदम से चमकता है, और जो खाटा होता है वो कैसा हो जाता है? काले काले रंग का हो जाता है। ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, क्या है, वो अपना आगे पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन आप इतना ध्यान रख लो कि वो रासायनिक परिवर्तन है। आप देखना जब छाछ आपने उसमें डाली तो छाछ तो खट्टी खट्टी होती है, और वो जो पदार्थ होता है उसको कभी जबान से लगा भी मत लेना, जहरीली प्रकृति का होता है, खारा होता है एकदम से। थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो। नींबू की शिकंजी को आप कभी भी पीतल के या फिर कांसे के बर्तन में बना के देखना, यदि आप पियोगे तो तुरंत वापस क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का एक जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है। सेब देखी आपने, उसको काटो, थोड़ी देर खुला रखो, हालांकि काटने के बाद अपन खुला नहीं रख सकते उसको, लेकिन हिम्मत करके रखना, है ना। क्योंकि सेब यदि, वैसे तो अपन सेब को कटने का मौका ही नहीं देते, सीधी गिट लेते हैं, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके उसको थोड़ी देर के लिए रखना काट के। क्या देखोगे आप? यदि आपका ध्यान हटा तो सेब गायब हो जाएगी, है ना। हाँ, लेकिन यदि आपने पूरा ध्यान से देख लिया तो सेब की ऊपर की सतह क्या हो जाती है? भूरी। कहाँ से? जहाँ से वो कटती है। होती है कि नहीं होती भूरी? क्यों होती, कभी सोचा आपने?
वो रासायनिक परिवर्तन है। सेव के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ऑक्सीकृत होने से सेव के ऊपर की सतह क्या हो जाती है, भूरी भूरी हो जाती है। और रासायनिक क्रिया आपको देखने को मिलती है बैंगन को काटते समय, हाथ भी काले हो जाते हैं। देखना आप बैंगन काटते हैं ना, बिना पानी में सूखे बैंगन को काट के रखो, 2 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाता है, खारा। वो भी इसीलिए होता है कि उसके अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम हवा से क्रिया करके काले रंग के हो जाते हैं, और उसका स्वाद भी कैसा हो जाता है, खारा। रींगणा, बैंगन मतलब समझ में, रींगणा, रींगणा बाजार लान काटो, खुला छोड़ दो, आप उसे सब्जी बना के नहीं खा सकते, खारे हो जाते हैं वो। जब भी ये चीज़ आती है तो मेरे को एक बहुत ज़बरदस्त वाला उदाहरण याद आता है। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते थे, ठीक है, उनके साथ में एक छोटा लड़का रहता था, तो स्कूल में पढ़ता था। वो नया नया आया, उसको सब्जी वगैरह बनाने की इतनी जानकारी नहीं थी। एक दिन वो बाज़ार से सब्जी लेके आया, तो उस भाई की बाज़ार में दुकान थी, उन्होंने छोटे को बोला कि तू जा सब्जी वब्जी ले जा और काट के रख देना, मैं आके चमक दूंगा। वो भाई लाया, सब्जी काट कूट के रख दी कि भाई आएंगे और चमक देंगे। घंटे पर बाद भाई आया, समकण सब्जी की थे गेस्टा आ पड़ी, बे लसन वगैरह सोलो सब तैयार की बड़ा लार मिल यार सब्जी कम ला मिली, क्यों सब्जी हम अगली काली काली कीड़ी सब्जी है। वो पूछे भाई क्या लेके आया था, कि बैंगन। अब भाई ने बैंगन काटी, वो सारी की सारी कैसी हो गई, काली। अब वो भाई भी समके कुकर बैठो जाके, मेरे पड़ोस में था, वो तो खराब हो गई। तो हो चुकी कौन हुई तो हुई, मार संगीत की इनकी हुई, मेरा तो पहले आवाज आई भी मैं नाम मुँह दिए 2 में जुड़ो पड़े चमका उड़ो चटकी उड़ो। अब वो उस लड़के पे जोर जोर से चिल्लाए, अरे बैंगन को सूखा नहीं काटा जाता, सब्जी लाते हो तो सब्जी को पानी में काट के रखा करो। लड़के को नहीं पता था बेचारे को, वो बोला कोई बात नहीं, कल से अपन पानी में काटेंगे। दूसरे दिन उसने बाजार से सब्जी लेके आया, पानी के अंदर काटा, चमकने की बारी आई तो लेके आया, पता चला आज भिंडी थी। भाई साहब फिर मेरे कमरे में आए, फिर मुंह देखा तपेली में। हालांकि इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो भाई साहब ऐसे सप्ताह में 4 दिन उपवास रखते थे। उस दिन 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नाम लूँ तो अपने हनुमान जी की बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसी घटना हो जाती है जानकारी के अभाव में। तो वहां पे वो बैंगन के साथ क्या हो गई, रासायनिक है अभिक्रिया होगी। अब जहाँ कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, वहाँ कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। तो जब आप 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होके क्या निर्मित हो सकती है, गैस निर्मित हो सकती है। जब भी आप 2 पदार्थों को मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पानी मिलाते हैं, किसके साथ, चूने के साथ, क्या होता है, जैसे आप चूने के साथ पानी मिलाते हैं तो फटाके बजते हैं, फट 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 बजते हैं ना, और अपन उनको बड़े प्रेम से देखते हैं, और अपन को ये हिदायत भी दी जाती है कि छोरा थोड़ो आगू रे बढ़ जी। वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। वहाँ गैस निकलती है, गैस के साथ साथ उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा, ऊर्जा बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकल सकती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल सकती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है। बैंगन है भूरी हो गई काटने पे, सेब है काटने पे खत्म हो गई, भूरी थोड़ी हुई, उसको तो खा गए, छोड़ता कौन है भाई। बैंगन तो समझ में आता है, चलो काट के रखे तो काली होने के लिए छोड़ दी, अब सेब काट दी काली हुई तो कौन हटी गए। अवस्था परिवर्तन भी हो सकता है, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था परिवर्तन अपने भौतिक परिवर्तन में भी देखा था, लेकिन इसमें भी हो सकता है। केवल भौतिक परिवर्तन में ही होगा ये जरूरी नहीं है। दूसरा एक जो अपने बहुत ज़्यादा सिंपल और वो शानदार उदाहरण है दूध का दही में बदलना, और एक जो दूसरी तीसरी क्लास से अपन पढ़ते हुए आते हैं लोहे पर जंग लगना, ये सब के सब किस में आते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं ना उसके गुण इससे बिल्कुल अलग होते हैं। दूध है, दूध से दही बन गया, दूध में अपन ने क्या डाली, छाछ डाली, अब दही बन गया।
अब इन परिवर्तनों के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो स्थायी होते हैं। स्थायी होने का मतलब ये होता है कि आप भौतिक क्रियाओं के द्वारा या भौतिक परिवर्तनों को करके उससे वापस इन पदार्थों को नहीं बना सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि दूध से दही बन गया, अपन उनमें कुछ ऐसा परिवर्तन ला दें जिससे वापस दही से दूध बन जाए। ये नहीं हो सकता। हो सकता है कई पदार्थ ऐसे होते हैं, कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ए और बी मिलते हैं, सी बनता है, सी से वापस ए और बी बन जाते हैं। लेकिन जब सी से वापस ए और बी बनेंगे तो भौतिक परिवर्तन से नहीं बन सकते। उनके लिए भी अपन को कौन सा परिवर्तन करना पड़ेगा? रासायनिक परिवर्तन ही करना पड़ता है। यदि अपन रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो किसी भी पदार्थ का जलना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जलने का मतलब आग लगी हुई दिखना। जलने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम यूं जले है ना, ऐसा अपने आप एक चलता है, वो रासायनिक, वो वाला नहीं। जलना मतलब आग लगना। और यदि कोई चीज जलती है, इसका मतलब वहां किसकी क्रिया होती है? ऑक्सीजन की। कभी भी कोई भी पदार्थ जल रहा है, इसका मतलब वो किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी जलती है, तो लकड़ी जलने के बाद क्या बनता है? कोयला या फिर राख। अब कोयला और राख लकड़ी से अलग पदार्थ हुए ना। आप इस दुनिया की कोई सी भी ऐसी अभिक्रिया के द्वारा वापस उस राख और कोयले से लकड़ी नहीं बना सकते। ये भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक है, परिवर्तन है। और याद रखना इस चीज को कि जब भी कोई पदार्थ जलता है तो वो किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। जलने का मतलब ही है ऑक्सीजन से क्रिया करना। लेकिन हर ऑक्सीजन से होने वाली क्रिया जलना होगी ये जरूरी नहीं है। जैसे अपन ने कहा बैंगन ऑक्सीजन से क्रिया करके ब्लैक पड़ गई या भूरी हो गई उसकी सतह, बैंगन जल थोड़ी रही है। तो हर ऑक्सीजन से क्रिया जलना होगी जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ जलेगा वहाँ वहाँ क्या होगी? जो भी क्रिया होगी उसको अपन किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीजन से। मान लीजिए कोयला, कोयले में कार्बन होता है, ये जल रहा है मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो क्या बन रही है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्रकार की गैस है। और साथ में क्या बन रही है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। किस रूप में निकल रही है? ऊष्मा के रूप में। ये रासायनिक परिवर्तन है। तो अभिक्रिया को शुरू करने वाले पदार्थों को अपना अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो नया पदार्थ बना उसे अपन किस नाम से जानेंगे? उत्पाद के नाम से जानेंगे। दूध प्लस छाछ दोनों क्या है? अभिकारक इजिकल टू दही, क्या हो गया? उत्पाद। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का सिंपल सा अर्थ ये है, जैसे कोई बात है बहुत लंबी चौड़ी, उसको अपन इन शॉर्ट छोटे शब्दों में व्यक्त कर दें तो उसको अपन किस नाम से जान सकते हैं? रासायनिक समीकरण के नाम से जान सकते हैं। ऐसी हजार बातें आपके सामने आती है, आप उनको शॉर्ट में ही कह देते हैं। मान के चलिए आपको क्रिकेट खेलना है, तो आप घर पे बैठे, कोई बाहर से आया, अब वो यदि आवाज़ लगा के बोले चलो क्रिकेटर बना ले रे, तो ढनियाला मुँह हजार चीज़ सुनाई। अब वो बाहर आके क्या कहेगा? अपन समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। आप कहेगा मतलब तू चल मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और अपन दे मैदान के अंदर आपने क्या बना लिया? वहाँ पे समीकरण बना लिया। ये समीकरण क्या है? ज़्यादा हो अल्लाह नहीं करता है, ये छोटा सा होता है, लेकिन इसके अंदर पूरी बात होती है। देखने में समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मतलब इशारों में बात हो गई, पड़ोसी को भी पता नहीं चले। तो रासायनिक परिवर्तन जहाँ कहीं पर भी होते हैं, उन रासायनिक परिवर्तनों को इन शॉर्ट लिखना। इन शॉर्ट लिखेंगे तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है या जो भी पदार्थ नए बन रहे हैं, उनको उनके प्रतीकों के रूप में या उनके अणु सूत्रों के रूप में उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना। जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर आग लगी, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, उसको अपन केवल इतना लिख सकते हैं C+O2 इजिकल टू CO2। अब इसको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे अपन ने क्या किया? ऑक्सीजन को उसके अणु सूत्र से लिखा, कार्बन को उसके प्रतीक से लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको उसके अणु सूत्र से लिख दिया। तो ये क्या हो गया? ये एक रासायनिक है समीकरण हो गया।
जमाना। रासायनिक समीकरण के अंदर यदि अभिकारक 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके बीच में किसका निशान लगाते हैं? प्लस का। ऐसा कैसा उत्पाद में भी करेंगे। यदि उत्पाद 2 या 2 से अधिक है, जैसे इसमें ऊर्जा निकल रही है, तो इसके साथ में अपन क्या लिख देंगे? प्लस है ई। इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। मतलब ये कि उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो वहां पर भी किसका निशान लगा देंगे? प्लस का। इन दोनों के बीच में किसका निशान लगता है? तीर का निशान लगता है। ये तीर का आगे वाला सिरा जो होता है ये अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के मिलने से ये बन रहा है। यदि ये तीर ऐसे हो जाता, इसका मतलब इसके टूटने से ये 2 बन रहे। समझ में आया ना? यदि इन अभिक्रियाओं के बीच या साथ में कोई भी उत्प्रेरक है, मैंने कहा वो धोखे देने वाले वो होते हैं, तो उनको इस तीर के ऊपर लिखा जाता। उत्प्रेरक यहां लिखे जाएंगे। इसके ऊपर जो भी उत्प्रेरक बीच में आए, मान लो XYZ जो भी आता है, उनको यहां लिखेंगे। और यदि यह अभिक्रिया किसी निश्चित ताप या दाब पे हो रही है, उनको भी यहां नोट करेंगे। ताप भी यहां लिखेंगे। और यदि निश्चित दाब पे हो रही थी उसको भी यहां पे लिखेंगे। और निश्चित ताप नहीं है, सीधा लिखा है कि गर्म कर रहे हैं, तो वहां पे एक ऐसा त्रिभुज या डेल्टा का निशान बनाते हैं। और जो पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको उनकी अवस्थाओं सहित दिखाया जाता है। जैसे ये कार्बन ठोस है, ठोस को सॉलिड, सॉलिड का मतलब S से दिखाएंगे। यहाँ पे है ये ऑक्सीजन गैस, तो इसको G से दिखाएंगे। ये भी है यहाँ पे गैस, तो इसको किससे दिखाएंगे? G से दिखाएंगे। और यदि कोई द्रव पदार्थ बन रहा है तो उसको L से दिखाते हैं। L मीन्स लिक्विड। और यदि कोई पदार्थ विलय अवस्था में है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? AQ का मतलब एक्वस। समझ में आया? इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया उसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इस रूप को अपन क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण एक पूरी अभिक्रिया को दिखा देता है। जितनी अभिक्रिया हो रही है ना, उसमें कौन सी घटना हो रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सारी की सारी रामायण समझ में आती है। हमें आपसे पूछे रासायनिक समीकरण को परिभाषित करो तो क्या लिखोगे? विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों को या विभिन्न पदार्थों को उनके अणु सूत्रों या तत्वों के रूप में या प्रतीकों के रूप में उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लो एक अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है H2 + O2 = H2O। ये भी एक रासायनिक समीकरण है। अब इस समीकरण में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है? जल का। समीकरण में आप एक चीज नोट करना, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2। यहाँ पे कितने? 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने? 2। यहाँ कितने? 1। इस प्रकार का समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभिक्रिया हो रही थी तो एक परमाणु गायब हो गया, नष्ट हो गया, भाग गया, टूट गया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। एक नियम पढ़ा होगा आपने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्रकृति के अंदर जितना द्रव्यमान है वो क्या है? फिक्स। मतलब इसका विनाश और निर्माण संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह अभिक्रिया ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको समीकरण का संतुलीकरण कहते हैं। तो जब भी समीकरण लिखते हैं तो वो संतुलित होना जरूरी है। का मतलब ये कि अभिकारकों के अंदर और उत्पादों के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। संतुलीकरण एक टॉपिक है पूरा, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है दे रखा है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये समीकरण बता रहे हैं तो ये भी बता दें साथ में कि संतुलित होना जरूरी है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? जो ये सूत्र दे रखे हैं ना, सबसे पहले जिनको कोष्टक में कर देते हैं बंद। क्यों कर देते हैं इसको भी बताएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर इन परमाणुओं को बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यदि मैं इस H2O को 2 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पे जल के कितने परमाणु अणु हो गए? यहाँ पे पहले 1 था, 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 2। एक जल के अणु में 1 ऑक्सीजन, तो 2 में कितने हो गए? 2। यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ भी 2। मतलब क्या हो गया? बराबर। लेकिन जब आपने इसको 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन के पहले 2 थे, फिर 2 से गुणा हो गए, कितने हो गए? 4। यहाँ कितने? 2। तो यहाँ पर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित।
तो जितनी भी अभिक्रियाएं अपन देखते हैं, जो समीकरण लिखते हैं, उसका संतुलित होना भी जरूरी है। ठीक है ना। कहा कोष्टक में क्यों लिखा? कोष्टक में इसलिए लिखा, कुछ लोगों का दिमाग क्या है ना, बहुत तेज दौड़ता है। वो तेज दिमाग का उपयोग करके क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजन को 2 करना है, तो यदि कोष्टक में बंद नहीं होगा तो वो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, H2O को H2O2 कर देंगे, फिर देखेंगे हाँ हो गया संतुलित है। इसको संतुलित नहीं, कबाड़ा होना कहते हैं। ठीक है, तो आपको कबाड़ा नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, जो जो सूत्र अणुसूत्र जो भी फॉर्मूले वगैरह यहाँ हैं, सबसे पहले उनको क्या कर दो, कोष्टक में बंद। अब जब भी आप गुणा करोगे, वो गुणा हमेशा कोष्टक के क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या से गुणा शुरू करना है। उन्हीं कोई हो और 200 और 300 भर कर दे, है ना, इतनी 300 कर दो और इतनी 300 कर दो, नहीं, छोटी से छोटी संख्या से गुणा शुरू करना है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर 2 से नहीं हो तो 3, 3 से नहीं हो तो 5, 5 से नहीं हो तो 7, फिर अपन इस तरीके से जिस प्रकार से एडजस्ट होगा उससे गुणा कर करके इसको संतुलित है करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे आपके कुछ रासायनिक समीकरणों की विशेषताएं दे रखी है। वैसे तो अपनी सारी विशेषताएं देख ली, कोई विशेष इतनी बड़ी विशेषता पीछे बची हुई है नहीं भाई। ये पूरी अभिक्रिया को दिखाता है। समीकरण को देखने पे इसमें कौन सा उत्प्रेरक है, कितने ताप पे हो रही है, कितने दाब पे हो रही है, उसकी जानकारी अपन को मिल जाती है। कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है, उसकी जानकारी अपन को प्राप्त हो जाती है। इसमें से ऊर्जा निकल रही है या नहीं निकल रही है, या इसको ताप दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, वो जानकारी अपन को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, उसकी एक फोटो है, उसकी एक तस्वीर है, जिसमें पूरी अभिक्रिया की जानकारी अपन को प्राप्त है हो जाती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये जो रासायनिक समीकरण होता है, ये 100% जानकारी नहीं दे सकता। 100% जानकारी का मतलब ये है कि कुछ ऐसे गुण, जैसे जो उत्पाद अपन ले रहे हैं, जो अभिकारक अपन ले रहे हैं, जो उत्पाद बन रहे हैं, उनकी सांद्रता क्या है, ठीक है ना, इस प्रकार की कुछ जानकारियां हैं जो ये रासायनिक समीकरण अपन को प्रदान नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये सारी की सारी जानकारी अपन को प्रोवाइड कराता है, प्रदान कर देता है। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण कंप्लीट। आई थिंक आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपन मिलेंगे एक नए लेसन में नए टॉपिक के साथ, पढ़ेंगे अपन उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में, कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, सारा का सारा। तब तक के लिए आपका समर्थन, सपोर्ट और प्यार हमारे तरफ बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।